आपने क्या योजना ऐसा चलाया और क्या ऐसा जादू था आपका कि छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पे रहा ये बिल के समय? तो इसके लिए हमने वक्फ जन जागरण अभियान चलाया कि आपको विरोध क्यों कर रहे हैं, पहले आप वास्तविकता समझिए। अधिकतर लोग ने वक्फ बिल पढ़ा नहीं और विरोध करना शुरू कर दिए। तो हमने सब पम्पलेट बनाए, सब मस्जिद, दरगाह, इमाम बाड़ा में पम्पलेट बनाए और समाज के प्रमुख लोग से मिले। वक्फ के बारे में एक लाइन पे बता दीजिए, वक्फ क्या? वक्फ है माने ईश्वर की राह में दान दी गई प्रॉपर्टी। छत्तीसगढ़ को आईटी हब बनाना है, यहाँ के युवा बाहर नहीं जाना चाहिए, विदेशों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि छत्तीसगढ़ में विदेश से लोग आए। अभी हमारी जो उद्योग नीति बनी है वो देश में उसकी सराहना हो रही है कि आप 5 करोड़ का रोजगार लगाओगे तो इतने बंदों को रोजगार देना है, 100 करोड़ लगाओगे तो 1000 लोगों को रोजगार देना है। निकाह पढ़ाने की फीस 1100 तक सीमित करने के पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या है? कुछ मौलानाओं की दादागिरी के कारण गरीब बच्चियों के निकाह कराने से मना कर दिया। तो इस्लाम में तो लिखा कि खजूर भी देते हैं तो निकाह हो जाना चाहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेश विश्वास। आप सभी का स्वागत है गोल्डन हंट पॉडकास्ट सीरीज पर। आज हमारे बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मिनिस्टर है, अपने कैबिनेट मिनिस्टर और भाजपा के बहुत बड़े लीडर, उनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। आप तो मुख्यात तरीके से आप जानते ही होंगे। उनकी आज पद्धति है कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में और उन्हें जाना जाता है वक्फ बोर्ड चेयरमैन के रूप में। 1992 में इनकी चालू हुई थी राजनीतिक यात्रा भाजपा के साथ जुड़ के। उनका नाम आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, जो हमारे महत्वपूर्ण कैबिनेट मिनिस्टर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज। डॉक्टर सलीम राज जी, आपका नमस्कार नरेश भैया। नमस्कार सलीम राज जी। आज आपका पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। आपकी राजनीतिक यात्रा बहुत लंबी रही, अनुशासित रही। आपसे मैं प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ, 1992, मेरा तो जन्म भी 1994 का, आप उससे 2 साल बड़ी आपकी तो राजनीति है, में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का आपका निर्णय आज के आपके नेतृत्व को किस प्रकार प्रतिभाषित और आपकी कठिनाई, ये इसके बारे में कुछ उल्लेख कीजिए हमारे सामने। नरेश जी, रायपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज में स्टूडेंट था और विद्यार्थी परिषद के हमारे संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष सालिक भैया हुआ करते थे और राष्ट्रीय नेतृत्व में श्रीकांत केलकर जी थे। तो श्रीकांत केलकर जी से परिचय होने के बाद मेरे को लगा कि राष्ट्र निर्माण में जो संस्था काम कर रही है तो उसके साथ जुड़ना चाहिए और देश हमें देता सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। सही बात है। तो उसके कारण मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ा। अच्छा। फिर उसके बाद वहाँ शाखा लगती थी। अच्छा। सालिक में वहाँ पर दिनकर जी हुआ करते थे आयुर्वेदिक कॉलेज में। फिर मैं शाखा में जाना शुरू किया। फिर वो भेदभाव बोला जाता है कि यार शाखा में तो मुसलमानों को नहीं बुलाया जाता। तो मेरे साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। सामान्य बैठना, राष्ट्र निर्माण की बात करना और देश की में हम क्या सहभागी हो सकते हैं, उसके कारण मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ा। विद्यार्थी परिषद के बाद मैं संस्कार भारती में काम किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। अच्छा। उसके बाद राजेंद्र जी हमारे प्रांत प्रचारक हो जाते। उसके बाद राजमाता सिंधिया जी के द्वारा मेरे को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। ये कब डेट था ये होगा? ये 1992 में। ओके। ग्वालियर की महारानी साहिबा थे। हाँ, उस समय मध्य प्रदेश हुआ। मध्य प्रदेश हुआ, अखंड मध्य प्रदेश था। अखंड मध्य प्रदेश। उस समय राजमाता सिंधिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्य दिला गई थी। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी में मैं कार्य करते आ रहा हूँ। वो तो दिख रहा है आपका परिश्रम और आपका नाम, और आज इस मुकाम पे आज हैं तो हमें ये पता चला कि आपने कितना मेहनत किया हुआ है। लोगों को तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर सलीम राज जी अध्यक्ष है, पर सलीम राज जी कब बने उसकी कहानी कोई नहीं समझ पा रहा है और ना जानता है। आज अगर आपसे हम जो आंसर लेंगे और आपसे जब जानेंगे तो पब्लिक को अनुभव होगा कि नहीं, डॉक्टर सलीम राज जी ने बहुत मेहनत की सीढ़ी चढ़ी तब सलीम राज जी बने हैं। कल्पना नहीं कहते, हमारे गोविंद सारंग जी संगठन मंत्री हुआ करते। अच्छा। उस समय कांग्रेस का पूरा वर्चस्व रहा करता था, ना मेरे को कार्यकर्ता मिलते थे, ना संगठन में उतने लोग हमारे पास थे। अच्छा। तो गोविंद सारंग जी संगठन मंत्री हुआ करते थे। आप कल्पना नहीं करोगे, 1-1, 2-2 दिन वो भूखे रहते थे। अरे बाप रे।
जिसके वहां से भोजन आ गया तो भोजन कर लिए, भोजन नहीं आया था तो एक राम सागर पारा में राम जी हलवाई हुआ करते थे। अच्छा अच्छा, हाँ समझ। राम जी हलवाई के वहां से 2 बालूशाही और मिक्सचर बुला के अपना पेट भरना और संगठन का काम में लगना। जब गोविंद सारंग जी संगठन उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी बढ़ा और जितने भी आज के जितने नेता है सब गोविंद सारंग जी के शरण में रह के भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने में काम किए। भारतीय जनता पार्टी देश की बात करती है और कांग्रेस किसकी परिवार की बात करती है। अच्छा, इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य आदमी भी ऊंचे से ऊंचे ओहदे में जा सकता है, कांग्रेस में नहीं जा सकता। अच्छा, जो गांधी परिवार में जन्मा रहेगा वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वही कांग्रेस का नेतृत्व कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता जो अपना घर परिवार नहीं चला सकता था, वैसे लोग आज प्रदेश में मंत्री है, बड़े बड़े नेता है और बड़े बड़े ओहदे में पहुंचे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। नहीं। क्या संघर्ष रहा, कार्यकर्ता थे, एक सामान्य कार्यकर्ता रहे। ट्रेनों में सफर करना, ट्रेनों में सफर नहीं करना तो बसों में सफर करना, बसों में भी ऐसी सीट हुआ करती थी कि 2 आदमी बैठ नहीं सकते थे। तो ये संघर्ष है। आज संघर्ष के कारण और जो संघर्ष से लोग आए हैं और राष्ट्र निर्माण में लगे हैं। बहुत ही अच्छी बात। मैं पब्लिक को ये बताना चाहूंगा कि लोग समझते हैं तपस्या से मुनि बनते हैं, पर आज आप मेरे सामने मेरे को ये जवाब मिला कि तपस्या से राजनेता भी बन सकते हैं। बिल्कुल सहमत आपकी बात से नीरज जी। डॉक्टर सलीम राज जी, आपका दूसरा सेगमेंट का प्रश्न आ रहा है। आपने संगठन में नीचे से ऊपर तक हर स्तर पर काम किया है, जो कि हम जानते हैं। आपका प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूं, अल्पसंख्यक मोर्चा के राज्य प्रभारी के रूप में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रही और प्रतिनिधित्व करते हुए या वास्तविक सशीकरण क्या रहा? मैं एला थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी रूप में भी पूछना चाहूँ एक क्वेश्चन ला। आप मन नीचे से जुड़ के काम करत रहे हो, इतना ऊपर स्तर में आज पहुंच गए हो, लेकिन जितना कठिनाई अपना आइस कि बंधु मन ला साथ दे दूं, साथी मन ला साथ लेके चलूं, जहां मोला कार्यकर्ता नहीं मिलत रही तब भी कार्यकर्ता बना के बोला लेके आए हो, तो ये कठिनाई के सफर आप एक बार हमन ला थोड़ा एक झलकी बता पाए। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में काम करे और भारी विपरीत परिस्थिति में काम कर, जैसे समुद्र के उल्टे भाव में काम करना। मुसलमान मन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नहीं। हाँ। अरे ये तो हिंदू मन के पार्टी हवे है, होकर कारण समाज में तकलीफ हुए और समाज में हमला भूत समझित कि भाजपा के कार्यकर्ता आ गई माने भूत आ गई और देख के हमला जैसे ही आज भाजपा में रहे तो दरवाजा बंद कर दे रही, अरे ये आ जाही और गुमराह कर दी। तो धीरे धीरे हमन बोले कि भारतीय जनता पार्टी ला आप वोट दो ना दो, कोई तकलीफ नहीं है, हमारी बात सुनो कि भारतीय जनता पार्टी क्या करा थी, सही करा थी कि गलत करा थे। तो अब ये स्थिति हो गई इसकी भारतीय जनता पार्टी के नेता मन ला भूत नहीं समझा थे। घर में बिठावत थे, चाय पिलावत थे, विचारधारा आप पहुंचात पात, हमार विचार पहुंचाना और भारतीय जनता पार्टी के और समाज के बीच के एक सीढ़ी के काम करना। हाँ। कि मुसलमान या हिंदू के लिए कोई योजना नहीं बनती, भारतीय जनता पार्टी योजना बनाते है गरीब में, गरीब के कोई धर्म नहीं हुए। 1 रुपए किलो चावल की योजना देख लो, चाउर वाले बाबा रीस। प्रधानमंत्री आवास की योजना देख लो, कोई जातिवाद नहीं है, जो गरीब हुई ओला मिली। सरस्वती साइकिल योजना देख लो, हाँ, जो बच्ची पढ़ी ओला साइकिल मिली। अनेक योजना, उज्ज्वला गैस योजना देख लो, उज्ज्वला गैस योजना। तो हम जाति धर्म से ऊपर उठकर कार्य करता कि गरीब के हक गरीब ला कैसे मिले, ओकर वर सरकार योजना बनाते और ओकर कारण समाज के लोग जुड़ा थे और जुड़ा के बाद 3 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तो हर समाज के समर्थन से सरकार बने। नहीं, आज तो आप मन के सोच और विचारधारा के कारण आज छत्तीसगढ़ ला प्रांत भारी मन प्रदेश मन जावन थे। हमारे छत्तीसगढ़ से तो 7 अन्य प्रदेश जुड़ते, ओमन ला भी पता चला था कि छत्तीसगढ़ में कितना टैलेंट है।
हर तरीके से, मतलब राजनेता ला देख लो तो वो बात करते कि गैस लगा लाना है कि चूल्हा नहीं जलाना है, तुमन ला खांसी होई। आज तुमन ला बिजली 100-200 यूनिट हमार सरकार में फ्री मिला थे। हमार सोलार पैनल में हमन ला 1-1 लाख रुपए की सब्सिडी मिला था, वे सेंट्रल से मिला था, स्टेट से मिला थे। मतलब ये विचारधारा वो समय जब आप बता तो कि जब तो कुंडी लगा दे, वो कुंडी ला आप मन ला खोले हो और लोगन के बीच में आप मन वो विचारधारा ला लाए हो, तो मतलब मैं आपला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ कि इतना बड़े विचारधारा के विलिम्नता जो रीस मनखे मन के मन में ओला आप मन चेंज करे हो। चलिए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर और सर से लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। आपका प्रशासनिक अनुभव केवल राज्य तक सीमित नहीं रहा, आपकी प्रशंसा राज्य से बाहर भी होती है। इसका मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। वक्फ बिल जब आया था, कई राज्यों में कई तरीके की बातें होती थी, थोड़ी गहमा गहमी होती थी। छत्तीसगढ़ एक लौता प्रदेश था जहां अनुकूलता, शासन और समाहिता बिल्कुल बनी रही। हिंदू, मुसलमान और सारे के सारे सिख हो, जैन हो, सारे धर्मवासी एक समान रहे। उसके लिए गाड़ा गाड़ा बधाई मैं डॉक्टर सलीम राज जी को भी देना चाहूंगा और उसके बारे में पूछना चाहूंगा कि आपने क्या योजना ऐसा चलाया और क्या ऐसा जादू था आपका कि छत्तीसगढ़ प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पे रहा ये बिल के समय। नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ बिल की मुस्लिम समाज को जानकारी नहीं थी। एक लाइन सुनना चाहूंगा वक्फ के बारे में, एक लाइन पे बता दीजिए वक्फ क्या हो। वक्फ है माने ईश्वर की राह में दान दी गई प्रॉपर्टी। अच्छा, वो वक्फ होता है। वक्फ अरबी शब्द है, दान हिंदी शब्द। तो दान, तो गरीबों का हक गरीबों को कैसे मिले, देश के प्रधानमंत्री ने चिंतित किया। देश में 3रा नंबर का लैंड बैंक है। यस। रेलवे, रक्षा मंत्रालय, रक्षा के बाद वक्फ। तो आज भी मुसलमान गरीब क्यों हैं जी, इसकी चिंता की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी। इसलिए नया वक्फ बिल आया जी। वक्फ बिल आया कि गरीबों का हक गरीबों को कैसे मिले। क्योंकि हमारे कुछ मौलाना, कुछ समाज के ठेकेदार और जो मठाधीश बने थे, जो वक्फ प्रॉपर्टी में काबिज थे, उनके पेट में दर्द हो रहा था। उन्होंने समाज को गुमराह किया जी। तो इसके लिए हमने वक्फ जन जागरण अभियान चलाया जी, कि आपको विरोध क्यों कर रहा है, पहले आप वास्तविकता समझ लीजिए। अधिकतर लोग ने वक्फ बिल पढ़ा नहीं और विरोध करना शुरू कर दिए जी। तो हमने सब पम्पलेट बनाए, सब मस्जिद, दरगाह, इमाम बाड़ा में पम्पलेट बटाए और समाज के प्रमुख लोग से मिले। इसके बाद हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने स्वयं मुख्यमंत्री निवास में मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया और नया वक्फ बिल के बारे में बताया कि वक्फ बिल आपके हित के लिए है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही है। जो समाज के कुछ नेता थे या कांग्रेस के लोग ने वक्फ बोले कि आपकी प्रॉपर्टी को सरकार ले लेंगी, मस्जिद कब्जा कर ली जाएंगी, ये सब गुमराह किया गया। तो हमने यहाँ के मुसलमानों को गुमराही से दूर किया। अच्छा, उसके कारण वास्तविकता समझे, इसलिए छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है यहाँ पर कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जी 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 बिल्कुल आपने सही बोला था। किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं हुआ, किसी भी दिन, एक दिन भी छत्तीसगढ़ में इंटरनेट बंद का आप गूगल करके देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरी की पूरी तरह छत्तीसगढ़ उस समय से लेकर आज तक समतल चलती रही। चलिए हम चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। सर ये सवाल मेरा थोड़ा सा निजी हो जाएगा फिर भी पूछता हूं मैं, आपके बचपन के दोस्त आज भी आपसे जुड़े हुए हैं? ये काफी कम देखने को मिलता है कि बहुत पुराने दोस्त, जो बचपन के दोस्त आज भी जुड़े हुए हैं, बहुत से पुराने साथी आज तक जुड़े हुए हैं। ये समय और कद के साथ काफी लोगों नहीं रख पाते हैं, नहीं बना पाते आज भी। लेकिन मैं आपके जब ऑफिस गया तो देखा आपके पुराने से पुराने दोस्त, स्कूल फ्रेंड्स भी आपके साथ थे। ये संभाल के रखना और विरासत रखना है सर, इसके बारे में 2 लाइन आपसे जानना चाहूंगा। दोस्ती में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए जी, और दोस्ती में बराबर है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कोई सलीम राज नहीं थे और कोई हमीद नहीं थे। हम एक साथ बस्ता लेके जाते थे और बस्ता लेके आते। कोई दोस्त ने कल्पना नहीं किए थे कि सलीम राज इतने उच्च पद में बैठेगा या मेरा दोस्त सुनील पंडा जो है वो एक IAS बन जाएगा। कल्पना नहीं किए थे, सामान्य रहते थे। तो जब उस समय स्वार्थ नहीं था तो आज बड़े पद में भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, दोस्ती कायम रहना चाहिए। पद तो आना जाना है, दोस्ती जीवन भर के रहना है। और हमारी बचपन के दोस्त आज भी परिवार के दोस्त है, परिवार में आना जाना है और हर महीने कोई ना कोई दोस्त के वहाँ खाना। एक मेरा बहुत गरीब दोस्त है, उसका नाम नहीं बोलूंगा, आज प्यून है। चलो सबकी किस्मत अलग अलग रहती है। वो भी आज IAS
जो हमारा दोस्त बना उसके साथ बैठ के चाय पानी भोजन करता है, और परिवार ऐसा महसूस नहीं होने देते कि वो चपरासी है और मैं सलीम राज हूँ और वो एक आईएएस है। हम तीनों स्कूल के दोस्त हैं, स्कूल सामान्य रहते हैं यार, कुछ समय कुछ नहीं था तो आज भी हम कुछ नहीं है। नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, आज तो आपने बताया, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अनेकता में एकता और विभिन्नता में भिन्नता, मतलब कितना भी अलग प्रकार से कोई कमा रहा हो, कर रहा हो, या किसी भी पोस्ट में, आप वो नहीं देखते। मैंने आपका सर्कल देखा, आप एक ही टेबल में बैठ के खाना खा रहे, कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, लगेगा 3 दोस्त बैठे हुए बचपन के। बस यही हम लोग बस ये साथ में रहते हैं। पद हमारे बीच में कभी नहीं आया है। हाँ, हम सिर्फ सुनील है, हाँ, हमीद है और सलीम है, बस उससे ऊपर हम लोग जाते नहीं हैं। और जहाँ दोस्ती है वहाँ हम कभी बिजनेस नहीं करते हैं, ना दोस्ती में लेना देना उधार पाव करते। जिस दिन हम पैसे का लेन देन करेंगे तो स्वाभाविक 10 दिन लेट हो गया तो उसके मेरे मन में आएगा अरे यार ये दोस्ती का फायदा उठा लिया। तो दोस्त जहाँ दोस्त रहेंगे वहाँ बिजनेस नहीं करना चाहिए, जहाँ बिजनेस करे वहाँ दोस्ती नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सलीम राज जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आज की डेट में पैसा तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लोगों के हाथ में तो ऐसा लगता है कि मैल की तरह है, जितना जो मिले कुछ भी हो। आपके समय पे जब माएँ होती थी कि 100 का नोट चुराने के लिए भी बहुत सोचा करती थी, उस समय पे आपने कितना पैसे की संघर्ष देखते हुए राजनीति की, क्योंकि राजनीति में मुझे पता है कि भूखे पेट भी सोना पड़ जाता है, खाली पैर भी चलना पड़ जाता है, बहुत पैसे की उस समय जरूरत होती है। तो उस आपका अर्थव्यवस्था स्वरूप को जोड़ते हुए और आपको पैसे की बचत करते हुए आपने राजनीति का सफर कैसे तय किया? क्योंकि पिताजी हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे, डीके हॉस्पिटल हुआ करता था उस समय, दाऊ कल्याण सिंह। हाँ। उस समय वो चिकित्सक थे। उस समय 780 रुपए पिताजी को वेतन मिलती थी। उसमें 5 भाई बहन को, परिवार को चलाना, रिश्तेदार आ जाना, रिश्तेदार आने के बाद पैसे की बचत करना। तो उस समय हम लोग गरीबी से निकले थे। साल में हमको 2 जोड़ी स्कूल की ड्रेस मिलती थी और एक दिन दिवाली या ईद में 1 जोड़ी कपड़ा मिलता था। मेरा कपड़ा छोटा होता तो मेरा छोटा भाई पहनता था, मेरी काफी किताब का उपयोग मेरा छोटा भाई करता था। आज की स्थिति बहुत है, अभी पैसे का महत्व खत्म हो गया। अच्छा। और आज की तरह पैसे को ही लोग भगवान समझने लग गए। जी। पहले पैसा है तो जोड़ के रखना है। शादी होती थी रिश्तेदारी की तो नए कपड़े नहीं लेना, जो पुराने कपड़े प्रेस करके माँ रखे रहती थी उसको पहनते थे। आज तो ना कपड़े का महत्व है ना पैसे का महत्व है। सब अपने निजी स्वार्थ के लिए और पैसा कमाने के लिए रिश्ता खत्म करना चाह रहे हैं। सही बात है, सही बात है। बहुत ही उम्दा बात कही सलीम राज जी ने। और इनसे मैं एक मत रखता हूँ, आज एक बच्चे को स्कूल पढ़ाना जानो मानो एक आईएएस की नौकरी निकालने जितनी कठिन हो गई है। तो और मेरा एक क्वेश्चन जो है वो मेरे साथियों के साथ का क्वेश्चन है और पब्लिक का भी क्वेश्चन है, मान के चलिए। जब आपका प्रथम संतान हुआ तो उस समय भी, आज तो कई सारे मैं लोगों को देखता हूँ कि लोगों, क्या क्रिकेटर हो या कहीं भी हो, राजनेता हो, अब बच्चा हो तो 3 से 4 दिन हफ्ते भर गायब हो जाते हैं जब देश की जरूरत होती है एन मौके पे। आपने उस समय भी छत्तीसगढ़ प्रदेश को प्राथमिकता दी, हमने देखा है। वो एक ऐसा जो मन में स्वर होता है या फिर रस होता है, वो क्या आप पे उस समय बह रहा था कि आपने छत्तीसगढ़ प्रदेश को पहले महत्व दिया, उसके बाद जाके बोला कि हाँ ठीक है बच्चा हो गया है, अब मैं उसे जाके ध्यान देता हूँ? तो इसके बारे में 2 टूक आपसे जानकारी जानना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ को परिवार मानते हैं। जी जी जी। हम छत्तीसगढ़ को परिवार मानते हैं। कहीं ना कहीं स्वार्थ है कि अपने आप परिवार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और आप दूसरे को परिवार बोल रहे हैं, परिवार को महत्व नहीं दे रहे। तो मैंने बिल्कुल बराबर रखा कि मैं जिसके लिए सेवा कर रहा हूँ वो भी मेरा परिवार सदस्य है, तो ये भी परिवार सदस्य है। तो रात को मैं 7-8 बजे जाया करते तो, गरीबी रहती थी। साइकिल है और साइकिल के एक सामने डंडे में बैठता था और एक पीछे बैठता था। हम लोग साइकिल में निकल के गांव में जाना और संगठन की बात रखना, क्योंकि उस समय तो इतनी सुविधा भी नहीं थी। कभी कभी तो बसों में जाना, बसों को किराया भी से भी वंचित रहते थे। बाकी एक जज्बात था कि देश के लिए कुछ करना है यार, आदमी तो आना और जाना है और परिवार तक सीमित रह जाना कोई उचित भी नहीं है। इसलिए ऊपर परिवार को प्राथमिकता देते हुए मैंने छत्तीसगढ़ को भी अपना परिवार माना और प्राथमिकता दिया। और चूंकि घर में
संयुक्त परिवार हुआ था, आजकल संयुक्त परिवार नहीं है। तो उस समय बेटा हुआ तो हमारी माँ थी, मौसी जी आ गई, परिवार के इतने लोग। जब संयुक्त परिवार में रहते हैं तो जिम्मेदारी कम हो जाती है, जब अकेलापन रहता तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बहुत ही उच्च विचारधारा। और मैं छत्तीसगढ़ की जनता को ये बताना चाहूंगा, डॉक्टर सलीम राज जी का परिवार पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ राज्य है, ना कि उनका खुद का परिवार। वो भी उसी में आते हैं। बिल्कुल, परिवार सदस्य। आपके लिए कितना मुश्किल रहा परिवार को समय ना दे पाना और राजनीति में व्यस्त रहना, क्योंकि परिवार के कई अहम मोमेंट्स भी रहते हैं जिसमें आप मिस हो जाते हैं, लेकिन राजनीति पे करते हुए वो समय कैसे मैनेज किया आपने? नहीं, परिवार को जैसे रात को गए तो सुबह 8-9 बजे तक तो परिवार साथ है ही है। अब पहले परंपरा थी सुबह 5 बजे 6 बजे उठने की। अच्छा, हाँ। तो 7 बजे तो नाश्ता हो जाता था। अच्छा। 9 बजे तक परिवार के लोग अपने व्यवसाय में चले जाते थे और घर की माँ बहनें अपनी काम में लग जाती। जी बिल्कुल। तो सुबह का समय मिल जाता था, रात को जाने का कोई समय नहीं था, घर से निकलने के समय तय था, आने का समय तय नहीं था। उसके बाद भी ईश्वर की दया से परिवार, एक बेटा MBA कर रहा है लंदन से। अच्छा। उसके बाद बेटी हमारी जिंदल ग्लोबल से BBA LLB करी है। तो माँ ने संस्कार दिए हैं, पिता पैसा कमा के परिवार को दे सकता है, बाकी जो माँ ने जो संस्कार दिए और परिवार से संस्कार मिले वही सबसे बड़ा समय है। घर की होम मिनिस्टर नहीं, पूरा संभाला का। और सर, मैंने सुना है आपने अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत अहम मौके पे कठिनाई पे उनका साथ दिया, ऐसे कई सारे दोस्त हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी जो कठिन समय थी या कठिनाई का वक्त निकल रहा था, ऐसे कुछ चंद दोस्त जो आपके रीढ़ की हड्डी बने और आपका साथ कभी ना छोड़ा आज तक, उनके बारे में 2 लाइन और उनके नाम भी बता दे तो भी खुशी होगी। मैं 100 कुसुमताई दाबके स्कूल में अच्छा पढ़ता था जी, और 1ली से 5वीं के भी आज मेरे दोस्त हैं और 5वीं से 8वीं तक के भी दोस्त हैं। जब पिताजी का देहांत हुआ, पिताजी का देहांत के बाद मेरे को लगा कि यार मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई। तो जब मेरे दोस्त बोले कि आपके पापा गए तो हमारे पापा गए, ब्यूटीफुल वर्ड्स, आपके पापा गए तो हमारे पापा गए, जब उन्होंने बोले कि कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मम्मी जो उनके आ गए, उनके पिताजी आ गए, बोले एक पापा गए, तुम्हारे 5 पापा है भी। उस समय मेरे साथ दिन में रहना, रात को सोना, जब तक मैं नॉर्मल नहीं हुआ, जब तक फुल समय रहना, और आंटी जी घर से खाना लाए और हमारी माँ को संभाले रखे कि बोला आप फिक्र मत करिए। तो एक दोस्त रहते हुए उन्होंने परिवार, उनको लगा कि हमारे वहाँ हादसा हो गया है, ऐसे आज जुड़े हैं। मनोज है मेरा, हमीद है, संदीप है, राजेश है, आज भी आना जाना। कुछ लोग, मेरे 2 दोस्तों का देहांत भी हो गया, आज भी उनके वहाँ हमारा आना जाना है कि दोस्त चले गया तो दोस्त की जिम्मेदारी क्या होती है कि वो मेरा परिवार है। मैं ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ, राजेश जी मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनके काफी करीबी दोस्त भी है। तो ऐसे समय स्थिति निकाले, बाकी जीवन में 2 सच्चे दोस्त मिल गए, उससे बड़ा कोई सुखी जीवन नहीं है। जीवन में सच्चे दोस्त मिलना चाहिए और निस्वार्थ मिलना चाहिए। वो तो संजीवनी के काम करेंगे बस, कि दोस्त में स्वार्थ नहीं आए और लगे यार ये झगड़ा हो गया, ये नहीं पूछे कि झगड़ा किससे हुआ, सलीम तेरा झगड़ा हुआ, मैं चलता हूँ साथ में। दोस्त का ये नहीं कि अरे क्यों झगड़ा करा, क्या करा, तेरा झगड़ा हो गया, चलो हमारा झगड़ा हो गया बस। दोस्तों, अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, जहां पे पब्लिक को बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछने जा रहा हूं, जिसका जवाब पब्लिक जानती नहीं और गुमराह होते रहती है। आज का युवा राजनीति को लेकर असमंजस में रहता है। अल्पसंख्यक समाज के उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं? सर, आज हम देख रहे हैं कुछ माएँ या फिर कुछ परिवारें ऐसी रहती है, कहाँ जा रहा है, राजनीति करने जा रहा, नहीं बेटा राजनीति नहीं, राजनीति में मारा पीटी, खून खराबा, इस टाइप का मतलब मन में एक विचारधारा है कि नहीं तू राजनीति में जाएगा तो खराब हो जाएगा।
तो उस विचारधारा को सही करना और राजनीति के एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लीडर्स के लिए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? दो टूक बातें। पहले देश के युवा को महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। हाँ। समर्पण के भाव से आना चाहिए कि मैं आज भाजपा का सदस्य बन गया तो कल विधायक बन जाऊंगा, परसों मंत्री बन जाऊंगा, बोर्ड का। स्वार्थ से आएगा तो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। सेवा की भाव से आएगा तो सिद्धि प्राप्त कर लेगा। और माँ और घर के बुजुर्ग राजनीति को इसलिए गंदे समझते हैं कि कुछ लोगों के कारण राजनीति गंदी हो चुकी थी। भ्रष्टाचारी का आलम देख लीजिए, राजनीतिक है। आदमी अपने व्यवसाय को सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक में आने लग गया। जिस दिन सेवा भाव की से आएगा तो कोई तकलीफ नहीं है। माँ को भी और घर परिवार को भी लगेंगे मेरा बेटा यार अच्छे काम के लिए लगा, संस्कार के लिए लगा। तो युवा को समर्पण भावना से और सेवा भावना से आना चाहिए। उनकी चिंता करना हमारे संगठन का काम है, संगठन चिंता करेगा। हमारी 2 आंखें, संगठन के जितनी बाल उतनी आंखें हैं। उनको पता है कि किसका उपयोग कहाँ पर करना है, ये पार्टी तय करती है। इसलिए युवा को आगे आना चाहिए। युवा आएगा तो हमारे युवा देश है और उनके ऊपर कंधों पर भार है। कंधों पर जब तक हम भार नहीं देंगे, जब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। मतलब आपका कहना है कि जो भी आए सेवा भाव से आए। सेवा भाव कि छत्तीसगढ़ को हमको सेवा देना है, छत्तीसगढ़ प्रदेश को हमें निरंतर रूप से देश का नंबर 1 राज्य भी बनाना है। कि भाई हाँ, छत्तीसगढ़ का कोई मनके है, मतलब बहुत काम का मनके है। ये भाव से आना चाहिए कि मुझे कुछ देना है। हाँ। लेने के भाव से नहीं आना चाहिए। जिस दिन लेने के भाव से आएगा तो स्वार्थ रहेगा। स्वार्थ छोड़ के आइए। आपका हार्दिक स्वागत है। और आप समझिएगा कि डॉक्टर सलीम राज जी की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपको ये बता रही है कि उनकी विचारधारा क्या आ रही है, कि इस विचारधारा को आप चलिए, कहीं ना कहीं सफलता आपके लिए खड़ी है। उस रास्ते को आपको बस पार करना है। भविष्य की ओर देखते हुए आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को किस रूप से आप देखना चाहते कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उन दोनों का कहना है और काफी मीटिंग भी चली अभी बीच में छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ को आईटी हब बनाना है। यहाँ के युवा बाहर नहीं जाना चाहिए, विदेशों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि छत्तीसगढ़ में विदेश से लोग आए। और मैंने न्यू रायपुर में जाके देखा तो उसका असमंजस भी लग रहा था कि कोई फॉरेन ग्रुप में आ रहा हूँ। काफी मेरे दोस्तों ने भी तारीफ किया, बाहर पंजाब के भी आए थे, कि ऐसा आईटी सेक्टर तो बेंगलुरु में होता है, तो आज छत्तीसगढ़ में हमको देखने मिला। तो इस जो आने वाले भविष्य की कुछ झलकियां आपके मुंह से 2 टूक सुनना चाहती हूँ। ये विष्णुदेव साय की सरकार संवेदनशील सरकार है और रोजगार देने वाली है। अभी हमारी जो उद्योग नीति बनी है वो देश में उसकी सराहना हो रही है। हाँ, कि आप 5 करोड़ का रोजगार लगाओगे तो इतने बंदों को रोजगार देना है, 100 करोड़ लगाओगे तो 1000 लोगों को रोजगार देना है, सब्सिडी दी जा रही है। तो फार्मा, देश में फार्मा पार्क 2 थे, उत्तराखंड और हिमाचल में। हाँ। अब छत्तीसगढ़ फार्मा पार्क बनने जा रहा है। जी। इलेक्ट्रिकल हब बनना चाह रहा है, आईटी हब बनना चाह रहा है, क्योंकि उद्योग नीति हमारी इतनी संवेदनशील है कि लोग रोजगार लगाए और यहाँ पर कोई राजनीतिक नहीं होती। एकल खिड़की आप आवेदन दीजिए, आपको जमीन दी जाएंगी, सब्सिडी दी जाएंगी। फार्मा में 45% सब्सिडी है। हाँ। देश का पहला राज्य हो गया, पहला राज्य है। यस। आप 100 करोड़ रुपए उसके लिए लोन लेते हो तो 50% ब्याज गवर्नमेंट देंगी। हाँ। ऐसा करे 55% तक सब्सिडी है, तो रोजगार क्यों नहीं आएगा? पहले ये देश को नक्सल के रूप में प्रदेश को जाना जाता था, आज ये उद्योग के रूप में जाना जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, देश के विष्णुदेव साय सरकार की सोच है। बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ, मैं खुद नक्सल पीड़ित हूँ। मेरी मम्मी नक्सलाइट बम ब्लास्ट में मारी गई थी 2011 में गढ़चिरौली में। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। आज देखिए डॉक्टर सलीम राज जी का इंटरव्यू ले रहा हूं और देश के हर महत्वपूर्ण जगहों पे काम कर रहा हूं और टैक्स भर रहा हूं। और यहाँ नहीं, सोलार लगा के सब्सिडी मेरे आज ही खाते में भी आए है। तो मैं आपको बताना चाहूं, छत्तीसगढ़ के जो जनता, मनखे और बच्चे हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे आप सोच नहीं सकते। और डॉक्टर सलीम राज जी, आप जैसे हमारे जो नेता हैं, हमें इतना अच्छा हमारे मन को सरलता बनाए रखे हैं, कभी कड़वापन बाहर के प्रदेशों का आने नहीं दिए। उसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूं और बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे राजनेता हमारे देश के राज को और आगे बढ़ाए और हमारे प्रदेश का नाम का परचम पूरे देश में लहराए। छत्तीसगढ़ की जनता, बहुत सारा चीज आपने जाना, समझा।
अब आपको मैं नेक्स्ट राउंड पे ले जाता हूं, जो हमारा सेकंड राउंड है, सेकंड पार्ट है। इसमें सलीम राज जी का जो दिया हुआ हमारे छत्तीसगढ़ को बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। बहुत सारी इनकी निर्देश के कारण हमारे यहाँ विचारधारा बदल गई, हमारे नियम बदल गए। जो कठिनाई होती है आज भी अन्य प्रदेशों में, वो आपको सरलता पड़ती है, आपको समझ में नहीं पड़ता होगा कि वो सरलता क्यों। आज आपको मैं समझाने जाऊंगा कि वो सरलताएं क्यों हो रही है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसी चीज का 1100 रुपये में काम हो जा रहा है, वो बाहर अन्य प्रदेश में 51-52 हजार रुपये लगता है उस चीज का। आपको आज बताता हूँ। चलिए आप आगे चालू करते हैं। सलीम राज जी ने आपने न केवल अपनी यात्रा साझा की, बल्कि नेतृत्व सुधार और सामाजिक समता की एक स्पष्ट दिशा दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम जानना चाहते हैं सलीम राज जी, आप तो अभी अध्यक्ष ऑफ वक्फ बोर्ड हैं प्रेजेंट में। आपने हज यात्रा में बहुत बड़ा एक निर्णय दिया और उनके लिए बहुत सारा काम किया। उसके बारे में जनता को 2 टूक जवाब दीजिए, ताकि जनता को पता चल सके कि उन्हें तो आज लगता है कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन उन्हें ये भी पता चलना चाहिए कि अन्य राज्यों से और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को इसमें थोड़ी भिन्नता है और आपने इसमें काम किया हुआ है, उसके वजह से ही वो सरलता आई है। राज्य में छत्तीसगढ़ हज यात्री हज यात्रा पर जाते हैं जी, और चूंकि मक्का और मदीना में लाखों हाजी एक साथ रहते हैं जी, और सब सफेद वेशभूषा में रहते हैं, इससे कोई जाना पहचाना नहीं जाता। तो छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी ने केसरिया, और उसको कुछ लोग बोले कि सलीम राज ने भगवाकरण कर दिया। भगवाकरण नहीं है, त्याग तपस्या का कलर था। तो एक केसरिया चिश्तिया कलर दिया गया कि छत्तीसगढ़ के जो भी हाजी रहेंगे वो एक बुरखा टाइप का या दुपट्टा टाइप का रहेगा। तो इससे यह आसानी हुई कि दुनिया के हाजियों में छत्तीसगढ़ के हाजी अलग से पहचान गए कि यार ये दुपट्टा वाले में छत्तीसगढ़ के हाजी है। क्योंकि वहाँ तो दुनिया के लोग हैं, अधिकतर हमारे हाजी गांव के रहते हैं, पहली बार विदेश यात्रा करते हैं। तो अब अंग्रेजी आती नहीं तो भटक गया हाजी, कैसा करे, लाखों लोग हैं, रास्ता पता नहीं है। उसके कारण भगवा होने के कारण ये हो कि दूर से पहचान गई छत्तीसगढ़ का हाजी है। उससे पूछा यार ये एड्रेस है, तो उससे बोलचाल में तकलीफ नहीं हुई। उसने अपने एक और सहयोगी से पूछा, नहीं तो चौथे सहयोगी से पूछा, वो जो हाजी भटक गया था वो अपने स्थान में पहुंच गया। सरलता आ गई उसकी यात्रा में। आ गई। हाजी को फर्स्ट एड किट देने लग गए, क्योंकि वहाँ दवाइयाँ बहुत महंगी थी जी। तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने ये किया कि फर्स्ट एड दिया जाए। तो सर्दी बुखार की दवाई उनको दी गई। उसके बाद देश में लागू हुआ गया। ऐसे अनेक हज कमेटी ने कार्य किया है जो देश ने भी प्रशंसा की और माने। एक केसरिया बैग दिया गया है कि अपना पासपोर्ट रख ले, अपने डॉक्यूमेंट्स रख ले, और ये उसको पहचान के लिए दिया गया कि दूर से केसरिया बैग, अधिकतर लोग सफेद और हरा बैग रखते थे। हमारा केसरिया बैग दूर से ही आदमी पहचान जाता था कि ये छत्तीसगढ़ का, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है कि हाँ नहीं इसका कोई जरूरी डॉक्यूमेंट होगा, इन्हें दे दे वापस करके। और मैंने देखा है बहुत सम्मान करते हैं आप, कोई हाजी यात्रा जा रहा है, कोई हाजी यात्रा, ये सम्मान मैंने देखा कि दूसरे अन्य राज्य में मैंने देखा उतना, मैं पता है हाजी हूं करके बताते हैं, और यहाँ वो कोई हज करके आ रहे हैं तो उन्हें एयरपोर्ट से इतना सम्मान मिलते, घर जाते हैं। मतलब इतना मैं कहीं नहीं देखा जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में देखा। और छत्तीसगढ़ राज्य में आप मंत्रीगण मनखे मन होके इतना सम्मान उनको पहुंचा रहे हैं, वो बहुत लाजवाब लगता है। इसका ये एक सोच और विचारधारा कब से और कहाँ से आया आपका? बोला जाता ना कि मनखे मनखे एक समान। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में गंगा जमुना तहजीब हुई, रामायण भी हुई तो मुस्लिम भाई जाही, हज यात्रा में आई तो हिंदू भाई जाके स्वागत करी, क्योंकि सबसे पवित्र जगह से आवत है। और ऐसे जगह से आवत है कि जीवन में हर मुसलमान की एक अंतिम इच्छा रहता है कि मैं हज यात्रा कर लो। जी जी बिल्कुल। तो गंगा जमुना तहजीब है और सामाजिक संतुलन रहता है कि यहाँ कभी हिंदू मुसलमान को पता नहीं चले कि कौन से है क्या। तुम्हार पूजा पाठ तुम्हार घर में, मोर पूजा पाठ मोर घर में। बाहर में जब निकलता तो गाँव में बाबा राम राम, तो बोलते हाँ सुल्तान भाई सलाम। ये छत्तीसगढ़ के परंपरा हुई है ही है। मैं तो राजनांदगांव से आता हूँ तो मुझे तो पता ही है। तो छत्तीसगढ़ में कभी भी हिंदू मुसलमान वाले नहीं चले। कुछ लोग एक राजनीतिक फायदा उठाए वाला करते, बाकी यहाँ के जनता समझदार हवे और पूरा जानती कि केकर साथ रहना। मैं आप सारे दर्शकों को बता देना चाहूँ, कभी भी आपको ऐसा लगा हो
कि किसी मंत्री से मिलने जाना है, बहुत तकलीफ होगी, बहुत पहचान लगेगी, बहुत बात होगी। मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ, डॉक्टर सलीम राज जी के यहाँ मैं खुद जब कई काम से भी गया था इंटरव्यू का, तो अभी तो जान पहचान हो गया, पहले जब भी गया था तो पहले ही जाते ही आपका नाम, आपका काम पूछा गया, 15 से 20 मिनट के बाद तुरंत कैबिन में बुला लिया गया। तो ये एक चीज मैंने आपके यहाँ नोटिस किया कि 20 से 25 मिनट के अंदर कोई भी आम व्यक्ति कोई अपना दर्द लेके आया, आपके कैबिन में पहुंच जाता है। ये विचारधारा कैसे और किस तरीके से आपने स्टार्ट की? क्या पहले हमने देखे हैं शासन में कि नेता मिलता नहीं था, जब फोन लगाओ तो फ्रेश हो रहे हैं। हाँ। तो इसके पहले तो यार मंत्री इतना फ्रेश नहीं हुआ करता था। 3 घंटे जब आप कोई भी जनरल नेता फोन लगाओ तो फ्रेश हो रहे हैं। हाँ। तो कोई गार्डन तो है नहीं। हाँ। आदमी अपनी समस्या बताने के लिए आया है, किसी से मिल लो, अपना सुख दुख बांट लो, और आप जिसका निराकरण करते हो तो निराकरण कर दो। लोग इंतजार कराने से अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं होता है। जो उसका आप जैसे बेड टी का टाइम है, आप लंच में उसको टी दोगे तो कोई महत्व नहीं है। उसकी आवश्यकता है बेड टी की। आपने उसको चाय तो दिया, बाकी किस समय दिया? जब उसकी आवश्यकता नहीं थी। दोपहर में दिए, बोले साहब तो चाय बुलाए थे, तो मेरी तो बिस्तर में उठ के आदत है चाय पीने की, आपने लंच के टाइम दे दिए, तो उसका महत्व खत्म हो गया। आप जब बैठे हैं और मीटिंग चल रही, तो मीटिंग 3 घंटे चलना है, तो 5 आदमी को एक चेंबर में आ जाओ, 5-5 मिनट सबसे मिल लो, 5 आदमी 2 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसकी समस्या का हल तुरंत हो जाएगा। ये मैंने महसूस भी किया। और मैं आपको बता दूं दर्शकों, मन के और मेरे छत्तीसगढ़ के साथियों भाइयों, सर 5 बजे उठने वाले व्यक्तियों में से हैं, जो 5 बजे से चालू हो जाता है प्रोग्राम, 8 बजे तक अपना प्रोग्राम पूरा खत्म हो जाता है। तो आपने अक्षय कुमार देखा होगा, अक्षय कुमार हमारे यहाँ के मंत्री जी हैं। नहीं। चलिए वही, इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड पे, रैपिड फायर राउंड पे। आपसे एक सवाल एक जवाब दिया जाएगा। पसंदीदा हीरो कौन है? एज अ राजनेता और फिल्म दोनों पूछ रहा हूँ, नेता अभिनेता दोनों में एक। दिलीप कुमार। ओ माय गॉड, माय फेवरेट वन, माय फादर्स फेवरेट वन आल्सो दिलीप कुमार। और नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो एक संस्कार को लेके और देश को लेके चले। क्योंकि हमारे आइडल तो जब हम राजनीतिक में आए थे तो अटल जी थे। हाँ। आज के नौजवानों के आइडल दूसरे हो सकते हैं, जो हम देखे हैं उसी को तो आइडल बनाएंगे ना। तो अटल जी हमारे आइडल है। अटल जी आयरन मैन विथ अ गोल्डन हार्ट। और उनका एक बात मुझे आज तक याद है, और उनका मैं सभी जानते हैं, आपकी विचारधारा आते रहे जाते रहे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, पर ये देश और प्रदेश रहना चाहिए। तो ये अटल जी की बात मैं हमेशा लेके चला हूं, और आज इस मुकाम में भी पहुंचा हूं, तो वो भी मेरे फेवरेट हैं। तो दोनों फेवरेट पूरे मैच खा गए। अब मतलब मेरे पिताजी के फेवरेट इनके एक्टर, और इनके नेता जो फेवरेट मेरे पर्सनल फेवरेट। एज के हिसाब से हो गया ना, एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका जन्म नहीं हुआ था उसके राजनीति आ गए, राजनीति आ गए थे, तो पिताजी का भी एंगल आ गया। अब पूछ लेता हूँ, पसंदीदा हीरोइन। पसंदीदा हीरोइन मधुबाला जी। हाँ, एक्टिंग की बहुत बड़ी उन्होंने समझाया कि एक्टिंग से भी पहचाना जाता है। एक पसंदीदा गाना आपका? ये देश है वीर जवानों का। ओहो, सर तो पूरा पेट्रियोटिज्म में ही चले गए आज तो। बढ़िया, बहुत अच्छा गाना है। वो गाने से एक जोश आता था। हाँ, जो डांस नहीं करने वाला है वो डांस कर ले। हाँ, जैसे नागिन गाना है, नागिन का बजना शुरू हो तो हर आदमी के पांव थरकना शुरू हो जाते हैं। हाँ, कोई सपेरा बन जाए तो कोई नागिन बन जाए। और कोई फेवरेट गजल, और मतलब गजल नहीं तो कोई एक ऐसा हमारा फनकार हो जो आपको बहुत पसंद हो, जिसकी गजलें सुने या उसके गाने सुने? गजल सुनने का तो मौका मिला नहीं। अच्छा। और गजल एक फनकार जैसे नुसरत फतेह अली हो गया, कोई भी हो कि जो आपके थोड़ा सा करीबी हो, या किशोर कुमार जी हो? नहीं, मैं लगभग गाने सुनता हूँ तलत महमूद के। तलत महमूद। तुम मेरी खुशी से घबरा गया, मेरे को जीते जी मार दिया। माने वो ईश्वर को भी नहीं छोड़े कि तू मेरी खुशी से घबरा गया तो इसलिए मेरे को दुख दिया। तो एक एक शब्द का आंसर मिलना चाहिए, वही गाना है। तलत महमूद जी इज मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्ट्स। आप अब आप 5 बजे से उठते हैं, 6 बजे से कार्यरत रहते हैं, तो उस हिसाब से भी एक क्वेश्चन बनाया गया कि सुबह उठते ही कॉफी या चाय, या किससे आपके दिन की शुरुआत होती है?
सुबह मैं चाय काफी कुछ नहीं लेता हूँ। सुबह उठता हूँ, ब्रश किया, ब्रश करने के बाद ईश्वर के दर्शन करता हूँ मैं। वेरी नाइस थॉट, वेरी नाइस। दर्शन करके कि आज मेरे को नया दिन दिया है और ईश्वर आज का मेरा दिन खुशहाल बना। खुशहाल बनाने के बाद मैं किसी के दुख में सहभागी बन जाऊँ। ये एक बार ईश्वर से मैं कोई ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ और स्नान के बाद अगरबत्ती जलाता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत सही, बहुत सही। इसे को हमारे युवाओं को अडेप्ट करना चाहिए कि हर दिन आप जो आंख खोल रहे हो उसे ईश्वर का दिन मान के चलिए, आपका दिन शुभ ही जाए। एक पर्सनल मेरा सवाल है रैपिड फायर का, जो आपका थोड़ा खाली समय होता है उसमें आपकी पसंदीदा चीज क्या है जो करना? किसी को कुकिंग है, थोड़ा गार्डनिंग है, आपका एक पसंदीदा चीज क्या है जो थोड़ा खाली समय आप मिल जाए तो मैं कर लूँ? सच, मैं खाली समय आंख बंद कर लेता हूँ। आंख बंद करके ध्यान में सो अरे यार मैंने किसका अच्छा किया था, किसका बुरा किया था, महीना 2 महीना का आकलन में पूरा करता हूँ। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। फर्स्ट टाइम मैं कुछ अलग एक्सपीरियंस किया मैंने सुन के जवाब। आंख बंद करके मैं अच्छा बुरा ये यार किसी से मेरे से गलती जोर से बोल दिया तो अपने मन में माफी मांगता हूँ कि इस बार यार मैंने पावर का दुरुपयोग कर दिया या उसको डांट दिया। साला वो तो बेचारा आया था अपनी बात सुनाने के लिए, मैं अपना गुस्सा उसके ऊपर उतारा हूँ। ईश्वर मेरे को माफ करना। ये मनन करना खाली समय पे कि हमने क्या किया नहीं क्या, ईश्वर के सामने उसे कन्फेस कर लेना, ये क्रिश्चियनिटी में भी है, हमारे हिंदू में भी है और आपके धर्म में भी। लेकिन इसे फॉलो करने वाला इंसान मैंने आज देखा और मैं भी इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। और आज का रैपिड फायर का आखिरी सवाल ये, सबको कुछ ना कुछ पसंद है साहब। मुझे तो अपना भी खाना पसंद है, खिचड़ी पसंद है और भिंडी परवल पसंद है। आपका पसंदीदा व्यंजन? टमाटर की चटनी, चावल और कच्चा हरी मिर्ची मिल जाए, उससे स्वादिष्ट भोजन और उससे ज्यादा मेरे को आनंद किसी में नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ी व्यंजन यहाँ पे मिलता है। आप इस हमारे स्टेट बार काउंसिल के अंदर चले जाए या फिर कोर्ट में चले जाए या फिर बाहर छत्तीसगढ़ी का लगता है, वहां पे मोटा रोटी के साथ जो टमाटर चटनी साहब बता रहे हैं, एक बार आप खाइए, आप भूल जाएंगे हर चीज। अंगार रोटी वाला, अंगार रोटी, अंगार रोटी बोलते हैं। हाँ अंगार रोटी बोलते हैं। ये डोमिनो सब भूल जाएंगे आप, मोमो पिज्जा ये कुछ नहीं लगते इसके सामने। चलिए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। अब साहब की कुछ चीजें जिनकी निर्देश और उनके आदेश के कारण बहुत सारी चीजें हमारे व्यक्तित्व रूप में भी और हिंदू मुसलमान सारे भाइयों को इम्पैक्ट पड़ा और काफी आसानी हुई, उस चीजों और उन चर्चाओं पे चर्चा करते हैं। आपने हाल ही में एक मानवीय और सराहनीय निर्णय लिया। हमारा गोल्डन हंट का प्रश्न आ रहा है, निकाह पढ़ाने, निकाह मतलब मैरिज होता है, निकाह पढ़ाने की फीस 1100 तक सीमित करने के पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या रहा? निकाह को इस्लाम में सरल बनाया गया है जी। कुछ मौलानाओं की दादागिरी के कारण गरीब बच्चियों के निकाह कराने से मना कर दिया गया था। अब एक ऑटो चलाने वाला बिलासपुर का था, उससे मौलाना साहब ने मांगे 11,000 रुपये निकाह दीजिए, 2100 रुपये दीजिए। तो ऑटो वालों ने बोला कि साहब मैं तो 15,000 में शादी कर रहा हूँ, 11,000 में शादी कर रहा हूँ, आपको कहाँ से दे पाऊंगा। वो मौलाना बिना निकाह करे चले गए। एक बाप के लिए सबसे बड़ा दुखद क्षण है कि यार मेरी बच्ची बैठी और निकाह नहीं हो रहा है, रोना गाना शुरू कर दिए। कोई मौलाना तैयार नहीं हुए। एक गांव से सख्ती से मौलाना को बुलाए। जो रात को 10 बजे निकाह होना था वो सुबह 5 बजे हुआ। तो इस्लाम में तो लिखा कि एक खजूर भी देते हैं तो निकाह हो जाना चाहिए। हाँ, ये आप दादागिरी का अधिकार कौन दिया आपको? आप मौलाना हो इसलिए आपको निकाह में बुलाया जा रहा है, दूसरे को नहीं। तो छत्तीसगढ़ में नियम बना दिया गया है कि आप 11 रुपए से लेकर 1100 तक आपको लेना है। कोई स्वेच्छा से दे आपको 51,000, 1 लाख, हमको कोई तकलीफ नहीं, आप मंगिए मत। और गरीब का कभी निकाह है और शहर काजी को बुलाया जा रहा तो वहां जाना कंपलसरी है। क्या अधिकतर मौलाने बड़े लोगों के निकाह में जाते थे, गरीब के वहां नहीं जाते थे। अब ये नियम कर दिया कि आपको सब जगह जाना है। गरीब की शादी में भी शामिल होना है और अमीर की शादी में शामिल होना है। इस्लाम में लिखा कि निकाह सरल होना चाहिए, तो सरल कर दिया। देखिए, आप
आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया कि आज 11 रुपए से 1100 रुपए तक आपका निकाह हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा, जैसे कि सऊदी में एक नियम है, मैं देखा है, मैं जानता भी हूँ कि रोटी और दूध उस गरीब के अहमियत और उस गरीब खरीद पाए उतना ही रेट रखा जाएगा, उसका रेट कभी नहीं बढ़ाया जाएगा। उसी प्रकार साहब ने जो बताया कि 51,000 1 लाख रुपए मांगना और निकाह छोड़ देना, ये चीजें नहीं, 11 से 1100 रुपए और आपकी बेटी का निकाह हो जाएगा। ये बहुत बड़ा आपका उपलब्धि था छत्तीसगढ़ के लिए और नियम बनाने के लिए। इससे छत्तीसगढ़ का मुसलमान भाई और मेरी मुसलमान बहन इससे आपका धन्यवाद भी करती है। और अगला जो सवाल लेना चाह रहा हूं मैं, यह निर्णय समाज के कमजोर वर्ग से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, जो आर्थिक और तंगी रूप से थोड़ा कमजोर है। आपके अनुसार शासन का वास्तविक अर्थ क्या है? नियम बना के उन्हें उस पर पालन करवाना, या ऐसे नियम आना जिससे कि आर्थिक और तंगी रूप से जो बच्चे हैं उनको बहुत फायदा हो, बेनिफिट हो, वो नियम के कारण ही उनका बेनिफिट चालू हो जाए? राम राज्य की कल्पना। वाह वाह वाह, वेरी वेरी गुड। राम राज्य की शासन अधिकार से नहीं चलता है। हाँ, शासन प्यार से चलता है जी, कि हम समाज के मुख्य धारा को कैसा ठीक कर सकते हैं और समाज के हित के क्या कार्य कर सकते हैं। सरकार के पास आमदनी करने का बहुत जरिए, कोई आवश्यकता नहीं है। रोड नाली बनाना ठीक है, समाज के मूलभूत समस्या को दूर करना ये शासन का पहला अधिकार है। और वही अधिकार के तहत हमने समाज के प्रमुख लोग से मिले, बोले ये साहब अच्छा है। समाज के प्रमुख लोगों ने बोले कि ये नियम बनाइए, तो उनकी सुविधा के लिए नियम बनाया गया, नियम थोपा नहीं गया। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अधिकार मिले उसी के लिए अधिकारी बैठाए गए हैं? जी बस, कि अधिकारी के अधिकार के लिए नहीं। मैं बिल्कुल इस बात से सलीम राज जी से बहुत बहुत मेल खाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि IAS IPS जब बन जाता है तो उसकी विचारधारा थोड़ी चेंज हो जाती है। जब वो नौकरी की तैयारी करता है उसकी विचारधारा अलग होती है। तो हमारे राजनेता एक लौते ऐसे नेता होते हैं जिनकी विचारधारा शुरू से लेके पहले दिन से लेकर और राजनेता बनने तक भी सेम रहती है। ये चीज आप लोगों का मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा खुशनसीबी है कि आपके जैसे हमारे राजनेता हैं और ऐसी ऐसी उपलब्धियां हमारे पास हैं, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के मनखे लोगों का काम बहुत ही आसान और सरल चलते जा रहा है। आपका अगला प्रश्न आ रहा है, आपने शिक्षा और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया है। कई सारे लोग होते कि सोचते कि नहीं आर्थिक मदद कर देता हूँ, पैसा दे देता हूँ, ये कर देता हूँ, पर डॉक्टर सलीम राज जी का पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है, ये शिक्षा पे बहुत ध्यान देते हैं कि नहीं बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए। उसी पे एक क्वेश्चन आ रहा है, अल्पसंख्यक युवाओं के सशक्तिकरण के लिए या अल्पसंख्यक युवा युवती जो भी है उन सब के लिए आपने एक कदम उठाया है कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी जो भी नाम हो, जो भी संलग्न हो, जहां से भी आता हो, आगे उसके पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी महत्व और ये आपकी विचारधारा, इसके बारे में 2 लाइनें आपसे जानना चाहते हैं। किसी को व्यवसाय के लिए 2,000 रुपये दे देना जी, तो सिर्फ अपना व्यवसाय चला पाएगा, परिवार चलाएगा। एक बच्चे को शिक्षित करते हैं, वो पूरा परिवार शिक्षित होगा, वो खानदान शिक्षित होगा और वो रोजगार देने वाला बन जाएगा। शिक्षित होगा तो उसकी सोच चेंज हो जाएगी, शिक्षित होगा तो रोजगार अच्छे से कर सकता है। तो शिक्षित होना ही बहुत जरूरी है। किसी के लिए मदद कर देने से वो मददगार हो गया, बस आप उससे आगे कुछ नहीं कर पाए, उसके साथ आपने खिलवाड़ कर दिया। आपने 2,000 व्यवसाय के लिए दे दिया, आपने ठेला खरीद लिया, बाकी परिवार को शिक्षित कर पाए क्या? एक शिक्षित बच्चा होगा तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, उसका खानदान शिक्षित हो जाएगा और 15 साल बाद वो रोजगार देने वाला बन जाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। क्योंकि सर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। एक आपने मजदूर देखा होगा, ठेला कमाड़ी कमाने वाला, या फिर वो पे कुदाड़ी से अपना ज्योति मजदूरी करता है। सर का कहना ये है कि वो पढ़ा लिखा फिटर बन जाए, उसे गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए, या किसी सेक्टर में वो अगर फिटर हो रहा है, इलेक्ट्रिशियन हो रहा है, या आपका जो रोजगार है वो 500 रुपये दिहाड़ी नहीं 1,000 रुपये वो बन जाएगा, आपका पेमेंट बन जाएगा। एक महीने की कम से कम 30,000 रुपये की आपकी तनख्वाह हो जाएगी, आप एक लेबल इंसान हो जाएंगे। जो आपने पहला चरण में आपने कहा कि हर इंसान मेरे लिए एक है,
तो ये कहीं ना कहीं ये धरातल में आपने काम करा कि हर कोई एजुकेटेड होगा तो कहीं ना कहीं एक समान होगा, जो अपनी राइट्स के बारे में जानेगा, हर चीज़ों के बारे में जानेगा। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को अमेरिका के पथ में तो ले जा रहे हैं। शिक्षित होने से बहुत कुछ हाँ, अच्छा व्यवसाय, हाँ, बात करने का सलीका, और शिक्षित होगा तो अपने धर्म को भी अच्छे से समझेगा। हाँ, शिक्षित होगा तो कुरान का अनुवाद समझ पाएगा, शिक्षित होगा तो अच्छे से नमाज को याद तो होंगे नहीं। तो शिक्षित होगा, जब पढ़ा लिखा रहेगा तो नमाज को याद करेगा। हाँ, तो शिक्षा तो हर चीज में जरूरी है। सर एक मेरी अंदरूनी सवाल थी कि अंधेरे की कोहरा जो एक आता है, जो समाज में एक अंधेरा का कोहरा छाता है कभी कभी, कि कुछ चीजें हमें मालूम नहीं है, कोई बोल रहा है, कुछ समझ रहा है, लेकिन 2 × 2 4 होता है, 2 + 2 भी 4 होता है। ये जब एक शिक्षित और एजुकेटेड पर्सन रहता है तो कभी भी कोई आके ये बोल दे तो आपका जो पब्लिक है वो बोलेगा नहीं, हमें पढ़ाया गया है, हमें जानते हैं, हम शिक्षित हैं, हमें ये चीज़ हमें पता है कि ये ऐसे काम करती है। तो इस बारे में आपका क्या सोच है और आपकी पार्टी का क्या सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति शिक्षित हो और इस जो कोहरे से बाहर आए और सूरज की रोशनी पे आए? इसके बारे में 2 लाइन जानना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने मदरसों का आधुनिकीकरण किया था। जी, ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं आप। मदरसों का आधुनिकीकरण किया था कि एक हाथ में कुरान होए, हाँ, तो एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है जी, कि आप दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी होना चाहिए। एक मदरसा का बच्चा पढ़ के जब निकलता है 20 साल बाद, उसने तो दुनिया नहीं देखे रहता, कंप्यूटर नहीं देखा है, शिक्षा सिर्फ इस्लामिक पढ़ाई किया है। तो हम चाहते हैं कि आप इस्लामिक पढ़ाई के साथ दुनियावी तालीम करें, जिससे आपकी सोच चेंज होए, सोच चेंज होने के बाद आप अपना व्यवसाय कर पाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता की सोच है कि हमारा देश कैसा शिक्षित होए और कैसा विकसित होए, उसके लिए कार्य किया जा रहा है। चलिए, आज हमारा बहुत अच्छा राउंड गया और डॉक्टर सलीम राज जी से आज का हमारे सेशन का अंतिम चरण और अंतिम प्रश्न लेने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए भी, और इसके बाद हमारा कार्यक्रम को समाप्ति करेंगे। साहब का भी प्रोटोकॉल रहता है। नहीं। जनवरी 2025 आपके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ रहा। कैबिनेट मंत्री बनते ही पहले दिन आपके मन पे क्या बड़ा विचार आया, और एक कैबिनेट मंत्री का दायित्व जब आपको दिया गया तो उस दायित्व के लिए आपकी विचारधाराएं क्या हुई और आपका सोच आगे कैसे बढ़ा? भारतीय जनता पार्टी और संगठन ने एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार में अल्पसंख्यक प्रतिनिधि कोई नहीं था। जी जी। तो अल्पसंख्यक प्रतिनिधि के तौर पर कैबिनेट में दर्जा देकर समाज की जो तकलीफ है और समाज का कैसा उत्थान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करी, और हमें वोट नहीं देते हैं, ये भी जग जाहिर है। हमने रोड बनाना है तो रोड हमने बनाए, हमने कुछ नहीं देखा। और समाज कैसा तरक्की करे, जब हम अच्छा कार्य करेंगे, समाज हित में कार्य करेंगे, तो स्वाभाविक को हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, और विश्वास करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। नहीं, मैं जनता को बताना चाहूँ, माइनॉरिटीज ऐसा नहीं है कि आप, जब मैं तो समझता हूँ कि मेजोरिटी के पास चले जाओ तो वहाँ पे बहुत सारा माइनॉरिटीज ऐसा तबका होता है जहाँ पे ना बहुत ही एजुकेटेड पर्सन्स भी होते हैं, तो उन्हें कन्विंस करना और अपने नेता को, इसीलिए मैं डॉक्टर सलीम राज जी को बहुत मानता हूँ कि माइनॉरिटीज एक बार में इनके हितों को मानती है और बातों को मान लेती है। कहीं ना कहीं एक जीनियस पर्सन भी हैं डॉक्टर सलीम राज जी। तो डॉक्टर सलीम राज जी, आपसे एक आखिरी सवाल जो मैं प्रश्न है मेरा, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी और पूरे छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन कहीं ना कहीं आपकी बातों और राय को तुरंत मान लेता है, इसके लिए आप कितना मेहनत करते हैं, कि आप कितना फिल्ट्रेशन लगाते कि नहीं, हाँ, इस विचारधारा को, इस नियम को या इस चीज को मैं व्यक्तित्व करूंगा और एक बार में एक्सेप्ट हो जाएगा? एक्सेप्ट तो हो जाता है, वो तो मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, लेकिन इसके पीछे की एक मेहनत, कि आपकी सोच और आपकी तैयारी कैसी रहती है? पहले एकदम से थोपा नहीं जाता है। समाज के प्रमुख लोग से चर्चा करते हैं, चर्चा करने के बाद बताया था कि मेरे मन में ये बात आई है, इस्लामिक नियम है कि नहीं, मुसलमान इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो गहन चर्चा के बाद समाज के प्रमुख लोग से चर्चा करने के बाद तय होता है। जैसे मस्जिद है, मस्जिद को हमने बोले कि राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना साहब लोग भी तैयार हुए, समाज के जो प्रतिष्ठित लोग, उनसे भी किया, अल्लाह का घर को अल्लाह का घर रखो जी,
वहाँ पर सियासत मत करो जी। जो कुरान की बात करिए, तालीम की बात करिए, ये मस्जिद में होना चाहिए। और इस्लाम में लिखा है कि वहाँ पर तो जोर से बात करना गुनाह है, दुनियादारी की बात करना गुनाह है। तो ये कैसा, तो मस्जिद से बाहर आप राजनीति करिए, मस्जिद के अंदर नहीं करिए। तो समाज को विश्वास में लेकर कार्य करना मेरा प्राथमिकता रहता है। उसके बाद ही लोग समाज स्वीकार भी करता है और उसके कारण मुझे मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान आपको मिलता नहीं, आपका मान सम्मान है, वर्चस्व बन गया है। आप तो जहां जाए आपको डॉक्टर सलीम राज जी आपके सामने तो हमें निवेदन करना ही पड़ता है, क्योंकि आपके जो कार्य है हम सब जानते हैं, हम छत्तीसगढ़ की जनता सभी जानते हैं। और ये थे डॉक्टर सलीम राज जी हमारे साथ। आज हमें बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें जानने को मिली जो जनता नहीं जानती थी, वो आज जनता जान जाएगी। और हम देखते रहिए पॉडकास्ट सीरीज हमारे गोल्डन हंट रायपुर का। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेश। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और हमारे नेक्स्ट गेस्ट बहुत ही गहन चर्चा होगी। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आनंद आ गई।